हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई बेचैस चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी में यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो कि आपके 2 अंकों वाले काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यानी यहां पे हम लगभग 10 से 15 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूरे के पूरे 2 अंकों वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश किया गया है आज की इस वीडियो में। तो यहां पे पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करने हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, आभासी फल क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। नॉर्मली अगर हम बात करें तो किसी भी फल का जो निर्माण होता है, आपको पता है कि फल का निर्माण किसमें से होता है। फल के अगर हम निर्माण की बात करते हैं तो फल का निर्माण किसमें से होता है, ओवरी यानी कि अंडाशय से होता है। किससे होता है, अंडाशय से होता है। फल का निर्माण किसमें से होता है, अंडाशय से होता है। ठीक, लेकिन आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि फल का निर्माण जो होता है वो अंडाशय के अतिरिक्त भी पुष्प के किसी अन्य भाग से हो जाता है। मतलब ऐसे पौधे जिनमें आप देखेंगे कि फल का जो निर्माण होता है वो अंडाशय से ना होकर के अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य किसी भाग से अगर फल का निर्माण हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं आभासी फल। ठीक, तो आभासी फल हम ऐसे फलों को बोलते हैं जिनका निर्माण अंडाशय से ना होकर के अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से हो जाता है। अब पुष्प के अन्य भाग कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे देखिए एक भाग हो सकते हैं जैसे पुष्पासन, थैलमस हो गया। थैलमस से भी क्या होता है, थैलमस से भी फल का निर्माण हो जाता है। फिर कभी कभी बाह्य दलपुंज भी फल बनाने में भाग ले लेता है। मतलब एक ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय के अलावा अन्य भागों से होता है। ठीक, ऐसे फलों को हम बोलते हैं आभासी फल। इन आभासी फलों को हम और क्या बोल सकते हैं, आभासी फलों को हम असत्य फल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आभासी फलों को हम असत्य फल बोल सकते हैं, या इनको हम कूट फल भी बोलते हैं। इंग्लिश में आप इसको क्या बोल सकते हैं, फॉल्स फ्रूट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप, फॉल्स फ्रूट भी कह सकते हैं। तो कूट फल आपसे पूछे आभासी फल या आपसे पूछे असत्य फल क्या होता है, तो आपको बताना है कि जब फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर के पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, जैसे पुष्पासन हो गया, बाह्य दलपुंज हो गया, इनसे अगर फल का निर्माण होता है तो इस क्रिया को हम बोलते हैं, या इस प्रकार से बनने वाले फल को हम कहते हैं आभासी फल। तो अंडाशय से अगर कोई फल बनता है तो उसको हम सत्य फल कहते हैं, यानी ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। लेकिन अंडाशय के अतिरिक्त अगर कोई अन्य भाग फल के निर्माण में भाग ले रहा है तो इस प्रकार से बने फल को हम आभासी फल कहते हैं। और आभासी फल के कई सारे एग्जाम्पल हैं। आभासी फल के आपको एग्जाम्पल जरूर आपको याद रखना है। ठीक, तो आभासी फल के एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जैसे सेब क्या होता है, सेब जो है एक आभासी फल है, क्योंकि इसका निर्माण किसमें से होता है, पुष्पासन से। सेब के निर्माण में आप देखेंगे अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन मेन भाग लेता है। ठीक, तो मेन भाग जो रोल अदा करता है निर्माण में फल के, वो होता है पुष्पासन। तो सेब जो होता है एक आप कह सकते हैं असत्य फल या आभासी फल का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप देखेंगे नाशपाती, नाशपाती भी आप देखेंगे तो ये भी क्या है, एक प्रकार से आभासी फल का एग्जाम्पल होता है। तो आभासी फल किसे कहते हैं, अगर अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से फल का निर्माण हो जाता है तो इस प्रकार बने फल को हम आभासी फल या असत्य फल या कूट फल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सेब हो गया, नाशपाती हो गया आदि। इनका निर्माण किसमें से होता है, पुष्पासन से। नाशपाती का निर्माण भी किसमें से होता है, इसका निर्माण भी पुष्पासन यानी कि थैलमस से होता है। ठीक, तो पुष्पासन या थैलमस से होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर, आभासी फल क्या है, तो आपको बताना है कि अगर अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से फल का निर्माण होता है तो इस प्रकार बने फल को हम आभासी फल या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, अनिषेक फलन क्या होता है। अनिषेक फलन को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। ठीक, तो अगर आपसे पेपर में अनिषेक फलन ना लिख करके अगर पार्थिनोकार्पी पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो अनिषेक फलन का मतलब क्या है। नॉर्मली आपको पता है कि जो फल का निर्माण होता है अंडाशय से होता है, लेकिन कब होता है, जब निषेचन हो चुका होता है। मतलब निषेचन के बाद ही क्या होता है, अंडाशय किसमें बदलने लगता है, फल में बदलने लगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी फल हैं, कुछ ऐसे भी फल हैं जिनमें बिना निषेचन के ही अंडाशय क्या हो जाता है, फल में बदल जाता है। ठीक, जैसे आप देखेंगे केला,
केला इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, अनिषेक फलन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको याद रखना क्या, केला यानी कि बनाना। ठीक, इसके अलावा आपको याद रखना अंगूर। ठीक, ग्रेप्स मतलब अंगूर। तो अंगूर और केला, आपको ये दोनों बिंदास एग्जाम्पल याद रखना है। किसके? ये दोनों एग्जाम्पल आपको अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी के एग्जाम्पल याद करना है। तो अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन के ही जब हमारा अंडाशय किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन। अनिषेक मतलब नाम से ही स्पष्ट है, आप आसानी से नाम से ही समझ सकते हैं कि अनिषेक मतलब बिना निषेचन के, और फलन मतलब फल का निर्माण हो जाए। तो बिना निषेचन के ही अगर फल का निर्माण हो जाए तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, अनिषेक फलन बोलेंगे। और आपको पता है कि फल का निर्माण किसमें से होगा, अंडाशय से होगा। तो बिना निषेचन के ही क्या होता है, अगर फल का निर्माण हो जाता है अंडाशय से, तो इस घटना को हम बोलते हैं अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी। इसमें एक्चुअल में होता क्या, जैसे आप केले का पौधा देखे होंगे, उसमें होता क्या है कि जो केले के फ्लावर होते हैं वो नीचे साइड ऐसे झुके रहते हैं। तो जब उनमें परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, तो पॉलिनेशन के साथ में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अलग से उसमें निषेचन नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि केला एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें बिना निषेचन के ही अंडाशय किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है कि अनिषेक फलन के माध्यम से बनने वाले जो भी फल हैं उनके अंदर बीज का अभाव होता है। एक चीज आपको और याद रखना है कि अनिषेक फलन के माध्यम से जो भी बनेंगे, जो भी फल बनेगा वो कैसा रहेगा, बीज रहित। कैसा रहेगा, बीज रहित, मतलब उनमें बीज नहीं होगा। जैसे केले का आप देखेंगे, केले का फल, उसमें आपको बीज दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि केले का निर्माण जो है किसमें से हुआ है, अनिषेक फलन के माध्यम से हुआ है। तो जब बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो फल बनते हैं वो बीज रहित होते हैं, उनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि बिना निषेचन के ही जब अंडाशय बदल जाता है किसमें, फल में बदल जाता है, तो इस घटना को हम बोलते हैं अनिषेक फलन। एग्जाम्पल याद रखना है केला और अंगूर। ठीक, इसके अलावा आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर अनिषेक फलन के माध्यम से कोई फल बन रहा है तो उसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। चलिए, दोनों क्वेश्चनों का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा है अनिषेक जनन क्या है। इसको भी आपको एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल सी बात है कि आप देखे होंगे, नॉर्मली आप देखे होंगे जो भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का जो निर्माण होता है वो किसमें से होता है, या तो अंड से होता है या तो मादा युग्मक से होता है। भैया, भ्रूण का निर्माण किसमें से होता है, आपको पता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, मेल और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो एक डिप्लॉइड संरचना बनती है। कैसी संरचना बनती है, एक डिप्लॉइड संरचना बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, यानी कि युग्मनज। तो सिंपल सी बात है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, एक डिप्लॉइड संरचना बनती है। ठीक, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। फिर जाइगोट आगे चल के क्या बना लेता है, जाइगोट आगे चल के किसमें बदल जाता है, भ्रूण में बदल जाता है। भ्रूण मतलब एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है। तो आपको यह समझना है कि यह प्रक्रिया जो होती है निषेचन के बाद होती है। मतलब जब निषेचन होगा, इन दोनों में जब निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, आपस में जब शुक्राणु और अंडाणु जब मिलेंगे, मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में मिलेंगे तब निषेचन होता है। उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर क्या बनता है, भ्रूण बनता है। यह प्रक्रिया तो आपको पता है। अब आपको यह समझना है कि अनिषेक जनन क्या है। मतलब बिना निषेचन के अगर क्या हो जाए, बिना निषेचन के ही ये जो मादा युग्मक है, बिना निषेचन के ही जो फीमेल गैमेट है वो भ्रूण का निर्माण कर दे, यानी एम्ब्रियो डेवलप कर दे। सिंपल सी बात है कि आप लोग फीमेल गैमेटोफाइट्स की स्ट्रक्चर पढ़े होंगे आप लोग, यानी आप लोग भ्रूण कोश की संरचना पढ़े हैं। भ्रूण कोश की संरचना के अंदर आपको अंड कोशिका दिखाई देती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट, यानी कि मादा युग्मक। तो मादा युग्मक जब मिलेगा नर युग्मक से तभी तो निषेचन होगा, और निषेचन के बाद फिर जाइगोट बनेगा और जाइगोट से भ्रूण बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए निषेचन ना हो और बिना निषेचन के ही अगर ये हमारा मादा युग्मक, सपोज करिए ये हमारा क्या है, भ्रूण कोश की संरचना है। भ्रूण कोश की संरचना में, एम्ब्रियो सैक की संरचना में आपने क्या देखा है, एम्ब्रियो सैक की संरचना में आपने देखा है कि ऊपर साइड 3 कोशिकाएं होती है इस प्रकार से, जिनको हम बोलते हैं क्या, एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं इनको हम, एंटीपोडल सेल। फिर बीच में आपने 2 केंद्रक देखा था, जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, या हम इनको क्या बोलते हैं, ध्रुव केंद्रक, या हम इनको द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारे क्या बन गए, ध्रुव केंद्रक हो गए। ये क्या हो गए, ये ध्रुव केंद्रक होते हैं। ठीक, ध्रुव केंद्रक। ऊपर वाली सेल क्या हो गई, एंटीपोडल सेल होती है। ऊपर वाली सेल क्या होती है, एंटीपोडल सेल होती है। कौन सी सेल होती है, एंटीपोडल सेल होती है। ठीक,
ऊपर वाली सेल कौन सी है, एंटीपोडल सेल। और नीचे की ओर भी आपको 3 कोशिकाएं नजर आती है। नीचे की ओर की तीनों कोशिकाएं कौन कौन सी होती है, इस प्रकार से 2 सहायक कोशिकाएं होती है जिनको हम बोलते हैं सिनर्गिड सेल। क्या बोलते हैं, जिनको हम सिनर्गिड सेल बोलते हैं। ये दोनों कोशिकाएं क्या होती है, ये दोनों कोशिकाएं होती है सिनर्गिड सेल होती है। क्या होती है, ये दोनों सिनर्गिड सेल कहलाती है, या सहायक कोशिका आप हिंदी में इसको कहते हैं। इसके अलावा एक कोशिका आपको यहां पे दिखाई देती थी जिसको हम बोलते थे अंड कोशिका। तो ये अंड कोशिका ही क्या होती है, मादा युग्मक होती है। तो क्या कह रहा है यहां पे कि अगर बिना निषेचन के ही ये जो हमारा अंड कोशिका है, अगर अंड कोशिका में क्या हो, निषेचन ना हो, निषेचन ना हो, बिना निषेचन के ही अगर ये अंड कोशिका या मादा युग्मक, इसी को हम मादा युग्मक भी बोलेंगे, तो ये जो अंड कोशिका या मादा युग्मक है, ये अगर बिना निषेचन के ही किस में बदल जाए, भ्रूण में बदल जाए, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनिषेक जनन, या इसको हम बोलते हैं पार्थिनोजिनेसिस। क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पार्थिनोजिनेसिस। क्या बोलते हैं, पार्थिनोजिनेसिस। क्या बोलते हैं, पार्थिनोजिनेसिस। ठीक, तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है कि पार्थिनोजिनेसिस या अनिषेक जनन क्या होता है। तो जैसे बिना निषेचन के आपने देखा था फल बन गया था, तो उसको हमने क्या बोल दिया, अनिषेक फलन। उसी प्रकार से अगर बिना निषेचन के अगर अंड अथवा मादा युग्मक से क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनिषेक जनन या पार्थिनोजिनेसिस। क्लियर। तो सिंपल सी बात है कि अगर बिना निषेचन के ही हमारी मादा युग्मक किस में बदल जाए, मादा युग्मक बदल जाए भ्रूण में, तो यह प्रक्रिया कहलाता है अनिषेक जनन या पार्थिनोजिनेसिस। ठीक। चौथा क्वेश्चन हमारा है, अपस्थानिक भ्रूणता किसे कहते हैं। अपस्थानिक भ्रूणता आपको ध्यान देनी है। तो अपस्थानिक भ्रूणता में आपको क्या देखना है, अपस्थानिक भ्रूणता में आपको सिंपल सी बात है यह देखना है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ पादपों का जो भ्रूण होता है, सिंपल सी बात है कि कभी कभी कुछ पादपों का जो भ्रूण होता है, भ्रूण का मतलब आप समझते हैं एम्ब्रियो। ठीक। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ पादपों का जो भ्रूण होता है वो सीधे कहां से विकसित हो जाता है, या तो बीजांड अथवा अध्यावरण की कोशिकाओं से उत्पन्न हो जाता है। किसमें से, या तो बीजांड या कि अध्यावरण की कोशिकाओं से विकसित हो जाता है। ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। इसको हम बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। क्या बोलते हैं, एडवेंटिव या एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। ठीक। तो सिंपल सी बात है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी आप लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ पादप ऐसे होते हैं, कुछ पादपों का जो निर्माण होता है, उनके जो भ्रूण का निर्माण होता है, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, कोई पादप है। अब इसका जो भ्रूण का निर्माण हो रहा है, किसका जो भ्रूण का निर्माण हो रहा है वो किसमें से हो जाए, या तो बीजांड की किसी कोशिकाओं से हो जाए या कि अध्यावरण की कोशिकाओं से हो जाए। अध्यावरण इंटेगुमेंट आपने बीजांड की संरचना में एक संरचना देखी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि 2 अध्यावरण होते हैं, एक बाहरी अध्यावरण, एक आंतरिक अध्यावरण। आउटर और इनर इंटेगुमेंट हमने देखा था, यानी बाहरी और आंतरिक अध्यावरण, 2 प्रकार के अध्यावरण आपको ओब्यूल यानी कि बीजांड की संरचना के अंदर दिखाई देते हैं। तो दोनों के दोनों जो अध्यावरण है, अगर उन अध्यावरण की कोशिकाओं से अगर भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। या तो अध्यावरण की किसी कोशिकाओं से हो जाए या तो बीजांड की किसी अन्य कोशिकाओं से अगर भ्रूण का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, या हम बहुभ्रूणता बोलते हैं। ठीक, सॉरी, अपस्थानिक भ्रूणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल आपको याद रखना है नींबू। ठीक, नींबू आपको एग्जाम्पल याद रखना है। नींबू जो है अपस्थानिक भ्रूणता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक, तो नींबू आपको एग्जाम्पल जो है माइंड में सेट करके चलना है। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारा अपस्थानिक भ्रूणता होता है, अगर अध्यावरण की कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण हो जाता है या बीजांड की किसी अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल आपको याद रखना है नींबू। क्या याद रखना है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है नींबू। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अपबीजाणुता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अपबीजाणुता या जिसको एपोगेमी कहते हैं। तो अपबीजाणुता क्या होती है, देखिए, जब किसी द्विगुणित बीजांड काय से, किसी डिप्लॉइड न्यूसेलस से किसी द्विगुणित अगर हमारा कोई बीजांड काय है, तो इसमें से आप देखेंगे या इसके अलावा किसी भी अन्य कोशिका से अगर मान लीजिए द्विगुणित ही भ्रूण कोष उत्पन्न हो जाए। ठीक, अगर मान लीजिए एक डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक, मतलब एक द्विगुणित भ्रूण कोष, कैसा भ्रूण कोष, एक द्विगुणित भ्रूण कोष अगर मान लीजिए उत्पन्न हो जाता है, किसमें से उत्पन्न हो जाता है, तो किसी भी द्विगुणित बीजांड काय से। ठीक, तो ओब्यूल या बीजांड की संरचना आप लोगों ने पढ़ी है कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ओब्यूल या बीजांड की संरचना आप लोगों ने पढ़ी थी कुछ इस प्रकार से।
ठीक। तो इस प्रकार से आप लोगों ने वो ब्यूल की संरचना पढ़ी थी। तो यहां पे आपकी जो संरचना थी इसको हम बोलते थे क्या, बीजांडकाय। क्या बोलते थे इसको हम, बीजांडकाय या न्यूसेलस। क्या बोलते थे, बीजांडकाय या न्यूसेलस बोलते थे हम। तो अगर इस डिप्लॉइड, चूंकि जो हमारा बीजांडकाय होता है ये कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, बीजांडकाय या न्यूसेलस हमारा कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, यानी कि द्विगुणित होता है। तो अगर इस द्विगुणित बीजांडकाय से अगर भ्रूण उत्पन्न हो जाता है, क्या हो जाता है, भ्रूण कोष उत्पन्न हो जाता है, सॉरी क्या उत्पन्न हो जाए, अगर भ्रूण कोष उत्पन्न हो जाए, क्या हो जाए, भ्रूण कोष उत्पन्न हो जाए। तो किसी भी अगर डिप्लॉइड न्यूसेलस से, मतलब किसी भी द्विगुणित बीजांडकाय से अगर क्या निर्मित हो जाए, भ्रूण कोष उत्पन्न हो जाए, यानी एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाए, या इसको आप मादा युग्मकोद्भिद भी कह सकते हैं। भ्रूण कोष को आप क्या कह सकते हैं, मादा युग्मकोद्भिद भी कह सकते हैं। ठीक। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी डिप्लॉइड न्यूसेलस से किसी द्विगुणित बीजांडकाय की कोशिका से अगर भ्रूण कोष बन जाता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपबीजाणुता। क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपबीजाणुता या एपोगैमी। ठीक। तो सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि किसी द्विगुणित बीजांडकाय की कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोष बन जाए, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बीजांड की किसी अन्य कोशिका से आप देखेंगे किसी द्विगुणित भ्रूण कोष का निर्माण हो जाए। ठीक। तो बीजांड की जो कोशिकाएं होती है, कई सारी बीजांड के अंदर कोशिकाएं हैं, न्यूसेलस हो गया, इसके अलावा जो अध्यावरण होते हैं आपके, तो इनमें से भी अगर द्विगुणित भ्रूण कोष उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अपबीजाणुता। तो सिंपल सी बात है अपबीजाणुता में कि किसी हमारे पास कोई अगर डिप्लॉइड न्यूसेलस है, कोई द्विगुणित बीजांडकाय है और उसमें से एक द्विगुणित भ्रूण कोष ही डेवलप हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपबीजाणुता या एपोगैमी बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है आम और संतरा। क्या याद रखना है, आपको एग्जाम्पल याद रखना है आम और संतरे, दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ये अपबीजाणुता के सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। चलिए इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि एक आवृत्तबीजी पादप है। क्या है, एक आवृत्तबीजी पादप है, उसमें से आपको उन अंगों का नाम बताना है। किसी भी आवृत्तबीजी पादप में आपको केवल उन अंगों के नाम बताना है जहां पर नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। उन अंगों का नाम लिखना है जहां पे नर और मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है, मतलब जिसमें से। तो देखिए नर युग्मकोद्भिद की अगर हम बात करते हैं तो नर युग्मकोद्भिद की अगर आप देखेंगे तो नर युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है वो किसमें से होता है, पुंकेसर के पराग कोष में पराग कण के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, पराग कण के रूप में। और आपको पता है कि पराग कण ही क्या होती हैं, नर कोशिकाएं होती है जिनके अंदर नर युग्मक बनते हैं। तो हमको यह समझ में आ गया कि जो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक का जो निर्माण होता है वो किसके अंदर होता है, नर युग्मक हमारे किसके अंदर बनते हैं, पराग कण के अंदर बनते हैं। ठीक, पराग कण के अंदर बनते हैं। और जो हमारे पराग कण है ये किसके अंदर बनते हैं, पराग कण बनते हैं किसके अंदर, पराग कोष के अंदर। किसके अंदर, पराग कोष के अंदर। और पराग कोष जो होते हैं ये किसके भाग होते हैं, तो पराग कोष भाग होते हैं किसके, पुंकेसर के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं, पुंकेसर यानी कि स्टेमेन के भाग होते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो नर युग्मकोद्भिद का विकास है, तो नर युग्मकोद्भिद का विकास किसमें से होता है, तो पुंकेसर के पराग कोष में होता है। किसमें होता है, नर युग्मकोद्भिद का जो विकास है वो पुंकेसर के पराग कोष में होता है। और किसके रूप में होता है, तो पराग कण के रूप में होता है। यानी पराग कण ही हमारे क्या होते हैं, पराग कण ही हमारे नर युग्मकोद्भिद हैं। ठीक, और इसी के अंदर नर युग्मक बनते हैं। जब पराग कण अंकुरित होते हैं तभी इनमें से नर युग्मकों का निर्माण होता है, मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। जब तक आप देखेंगे कि जब तक पूरा का पूरा जो हमारा पोलन ग्रेन या पराग कण या जिसको आप लघु बीजाणु भी कहते हैं, जब तक ये जर्मिनेट नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा, तब तक इसमें से नर युग्मक नहीं बनेंगे। और जैसे ही पराग कण अंकुरित होता है उसमें से आप देखेंगे कि नर युग्मक बनने लग जाते हैं। ठीक, तो आपको सिंपल सा बात याद रखना है कि जो नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है वो पुंकेसर के पराग कोष से होता है। एक चीज क्लियर आपकी। और जो मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है वो स्त्री केसर के अंडाशय में आप देखेंगे बीजांड के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, बीजांड के अंदर। आपको यह तो पता हो गया कि हमारे नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद हैं कौन। ठीक, तो नर युग्मकोद्भिद हमारा क्या हो गया, नर युग्मकोद्भिद हमारा हो गया परागकण। परागकण हमारा क्या है, नर युग्मकोद्भिद है। और मादा युग्मकोद्भिद की अगर हम बात करते हैं, अगर हम मादा युग्मकोद्भिद की बात करते हैं तो मादा युग्मकोद्भिद हमारा क्या कहलाता है, भ्रूण कोष। क्या कहलाता है, भ्रूण कोष। क्या कहलाता है, भ्रूण कोष या एम्ब्रियो सैक। ठीक,
तो मादा युग्मकोद्भिद यानी कि जो भ्रूण कोश होता है, इसका निर्माण किसमें से होता है? तो इसका निर्माण होता है बीजांड से। किसमें से होता है? बीजांड से होता है। बीजांड को हम गुरु बीजाणुधानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणुधानी भी बोलते हैं। तो बीजांड से आप देखेंगे, चूंकि बीजांड किसके अंदर होता है? अंडाशय के अंदर। और अंडाशय किसका भाग है? तो ये स्त्री केसर के भाग होते हैं। स्त्री केसर जो है आप देखेंगे 3 भागों से मिलकर के बना होता है। ठीक, कौन कौन से? वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। तो अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, और इस बीजांड के अंदर ही बनते हैं भ्रूण कोश। मतलब बीजांड से ही भ्रूण कोश का निर्माण होगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको दोनों के आंसर क्या लिखना है कि जो हमारा नर युग्मकोद्भिद है, इसका विकास पुंकेसर के परागकोश से होता है। और किसके रूप में होता है? तो परागकण के रूप में होता है। यानी हमारा जो नर युग्मकोद्भिद है वो क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। और इसका निर्माण किसमें से होता है? तो आपसे यही पूछा गया है, तो परागकोश से होता है। ठीक, और आपसे पूछा गया कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किसमें से होता है? तो मादा युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है वो होता है अंडाशय में स्थित बीजांड से। किसमें से? बीजांड से होता है। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है कि नर युग्मकोद्भिद का विकास कहां से होता है? परागकोश से होता है। और मादा युग्मकोद्भिद यानी कि भ्रूण कोश का जो हमारा निर्माण होता है वो कहां से होता है? तो वो होता है बीजांड से। दोनों चीजें क्लियर? जल्दी से आप दोनों क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आर्तो चक्र क्या है तथा इसका नियमन कौन से हार्मोन्स करते हैं? आर्तो चक्र यानी कि मासिक चक्र, या जिसको आप रजोधर्म चक्र भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश के अंदर हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि आर्तो चक्र यानी कि मासिक चक्र होता क्या है और कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आर्तो चक्र आप क्या बताएंगे? किसी भी आप देखेंगे जो प्राइमेट्स मादाएं होती है, प्राइमेट्स मादाओं के अंदर आप देखेंगे एक विशेष प्रकार का प्रजनन चक्र पाया जाता है। जो प्राइमेट्स मादाएं होती है, प्राइमेट्स मादाएं जैसे आप देखेंगे प्राइमेट्स मादाएं कौन कौन सी कहलाएंगी? जैसे बंदर हो गया, कपी हो गया और मानव। तो बंदर, कपी और मानव क्या होते हैं? प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट्स मतलब बुद्धिजीवी प्राणी हैं। तो इनकी जो मादाएं होती है, इनकी जो फीमेल होती हैं, इनके अंदर एक विशेष प्रकार का प्रजनन चक्र चलता है जिसको हम बोलते हैं आर्तो चक्र या मासिक चक्र बोलते हैं। अब आपको पता है कि अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, मानव में अगर हम बात करते हैं, तो मानव में जो मासिक चक्र होता है ये कितने दिनों का होता है? मानव में जो मासिक चक्र होता है ये होता है 28 दिनों का। कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है। ठीक, 28 दिनों का होता है। 4 प्रक्रियाओं में ये अवस्थाएं संपन्न होती है। 4 अवस्थाओं में पूरी की पूरी 28 दिन में 4 अवस्थाएं आती है, आपको यह भी पता है। मासिक चक्र जब हमारा स्टार्ट होता है किसी फीमेल के अंदर, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रजोदर्शन। क्या बोलते हैं? रजोदर्शन बोलते हैं, यानी कि मेनार्की बोलते हैं इंग्लिश में। और जब हमारा किसी भी फीमेल के अंदर आप देखेंगे 45 से 50 वर्ष की अवस्था में, जब किसी फीमेल के अंदर आप देखेंगे कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया रुक जाती है बनने की, यानी कि आप देखेंगे अंड जनन की प्रक्रिया जब समाप्त हो जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि मासिक चक्र जब रुक जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मोनोपाउज या रजोनिवृत्ति। क्या बोलते हैं? रजोनिवृत्ति या मोनोपाउज। तो जब किसी भी महिला के अंदर आप देखेंगे कि शुरू होता है मासिक चक्र, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या? मेनार्की यानी कि रजोदर्शन। और जब किसी भी महिला के अंदर मासिक चक्र की प्रक्रियाएं समाप्त होने लग जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रजोनिवृत्ति, या हम कैसे कह सकते हैं इंग्लिश में मोनोपाउज। ठीक, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब आपसे पूछा गया है कि आर्तो चक्र यानी कि मासिक चक्र की प्रक्रिया में कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि नियंत्रण करते हैं। तो आपको पूरे हार्मोन्सों के नाम लिखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आपका होता है एफएसएच हार्मोन्स। एफएसएच हार्मोन्स आपको पता है, इसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या बोलते हैं इसको हम? इसका पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो कि प्रेरक पुटिकाओं को यानी आप फॉलिकल समझ सकते हैं। तो जो फॉलिकल होते हैं ना, पुटिकाएं होती है, इनके निर्माण को प्रेरणा देता है और इनके निर्माण में सहायता करता है कौन सा हार्मोन्स? एफएसएच हार्मोन्स। फिर इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आपको लिखना है। दूसरा हार्मोन्स है एलएच हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? एलएच हार्मोन्स। इसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो एलएच हार्मोन्स जो होता है ये 14वें दिन जब अंडोत्सर्ग होता है उसके लिए आवश्यक होता है। जब एलएच हार्मोन्स ज्यादा मात्रा में सक्रिय होता है तभी अंडोत्सर्ग होता है मासिक चक्र के 14वें दिन। तो 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आपको कौन सा लिखना है? जो तीसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? वो होता है हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ठीक, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ठीक,
इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो कि है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो होते हैं ये पूरे के पूरे मासिक चक्र या आर्तव चक्र की प्रक्रिया को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यानी कि पूरे के पूरे जो मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है उस पर नियंत्रण इन चार हार्मोन्सों का होता है। एफएसएच हार्मोन्स ये क्या करेगा? तो हमने आपको पहले ही बताया, इसका काम क्या है? फॉलिकल का निर्माण करना, यानी कि पुटिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। फिर एलएच हार्मोन्स ये अंडोत्सर्ग में मदद करता है। फिर तीसरा एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो कि प्रेरक पुटिकाओं की कोशिकाओं से उत्पन्न होता है और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एंडोमेट्रियम को फिर से मोटा करना ताकि अगली बार मासिक चक्र हो जाए। इसके अलावा आप देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये तो आपका कह सकते हैं एक तरह से फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है, यानी कि मादा लिंग हार्मोन्स होता है जो कि मादा की सेक्सुअल एक्टिविटी पर नियंत्रण रखता है। अगर गर्भावस्था हो जाता है तो ये प्रेगनेंसी के लिए आप देखेंगे गर्भाशय को क्या करता है? अच्छा बना करके रखता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो होते हैं ये पूरे के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, यानी उस क्रिया को नियंत्रित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक क्या होते हैं? और कोई दो उदाहरण लिखना है आपको प्रतिजैविकों के, यानी कि आपको लिखना है किसके एग्जांपल? एंटीबायोटिक या प्रतिजैविकों के। तो प्रतिजैविक की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली आप देखेंगे हमने आपको क्या पढ़ाया है कि जो प्रतिजैविक होते हैं इनको हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों से तैयार करते हैं और इनका यूज भी हम कहां करते हैं? सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने के लिए करते हैं। या इसको आप डेफिनेशन के तौर पे ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी औषधियां जो कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती हैं या सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं, ऐसी औषधियों को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधियां। तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या होते हैं? तो सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होने वाली औषधियां होती है जिनका उपयोग भी हम सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने के लिए करते हैं। कई सारे एंटीबायोटिक आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे आपने एंटीबायोटिक पढ़ा था तो एंटीबायोटिक में हमने आपको एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और कराए थे जिसको कि आपको याद रखना है। सबसे पहला एंटीबायोटिक जो है वो है पेनिसिलिन, जिसको सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तैयार किया था। और इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखना है कि एंटीबायोटिक टर्म किसने दिया था? तो आपको याद रखना है सेलमैन वाक्समैन ने। ये 1942 में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सन 1942 में यानी कि 1942 में सबसे पहले प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक टर्म जो है यूज किया था। और सबसे पहली जो प्रतिजैविक थी वो थी पेनिसिलिन, जिसको खोजा किसने? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आपसे एग्जाम्पल जरूर पूछा गया तो आप लोग दो एग्जाम्पल इसके लिख लेंगे। इसके एग्जाम्पल आप लोग क्या लिखेंगे? आप लोग लिख लेंगे इरियोमाइसिन, और टेट्रासाइक्लिन। क्या लिख लेंगे आप? एक और लिख लेंगे टेट्रासाइक्लिन, ठीक, टेट्रासाइक्लिन। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? एंटीबायोटिक है। बहुत सारे एग्जाम्पल एंटीबायोटिक के हैं, भरे पड़े हैं। एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल आप पेनिसिलिन भी एक लिख सकते हैं, ठीक। तो कई सारे एग्जाम्पल एंटीबायोटिक के हैं जिनको आपको याद करना है। तो आपको केवल कम से कम एक दो एग्जाम्पल फिर भी याद होने चाहिए। तो प्रतिजैविक क्या होती है इसके उदाहरण भी आपने देख लिया। तो ऐसी औषधियां जिनको कि हम सूक्ष्म जीवों से तैयार करते हैं और इनका उपयोग भी हम सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए करते हैं, ऐसी औषधियों को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधियां या प्रतिजैविक बोलते हैं, ठीक। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है सामक औषधियां क्या होती है? सामक औषधियां आपको थोड़ा सा समझना है। नॉर्मली आप पढ़ भी चुके हैं तो कि सामक औषधियां जो होती है ये एक ऐसी औषधियां होती है जो कि सीधे हमारे कहां अटैक करती है? मस्तिष्क पर, डायरेक्टली हमारे ब्रेन पर अटैक करने वाली जो औषधियां होती है वो कहलाती हैं सामक औषधियां। यानी हमारी ब्रेन पर, यानी कि डायरेक्ट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं। मतलब ऐसी औषधियां जो डायरेक्ट हमारे मस्तिष्क यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं, ऐसी औषधियों को हम बोलते हैं सामक औषधियां, ठीक। तो सामक औषधियों के सेवन से होता क्या है कि जो माइंड होता है वो क्या हो जाता है? निश्चिंत हो जाता है। कुछ समय तक जो सोचने समझने की चिंतन शक्ति होती है हमारी, ये भी धीरे धीरे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और एक चीज और आपको याद रखना कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में सामक औषधियों का सेवन करता है तो उसको नींद भी आने लगती है। मतलब इन औषधियों को हम हिपेटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपेटिक्स हम ऐसी औषधियों को बोलते हैं जिनके सेवन से आप देखेंगे ज्यादा मात्रा में नींद आने लगती है, ऐसी औषधियों को बोलते हैं हिपेटिक्स।
तो सामक औषधियां एक प्रकार की हिपेटिक्स औषधियां होती है, क्योंकि इनका अगर सेवन लगातार कोई व्यक्ति करता है तो उनको ज्यादा मात्रा में निंद्रा आने लगती है। तो सीधी सी बात है कि सामक औषधियां क्या होती है, ऐसी औषधियां जिनके सेवन से आप देखेंगे व्यक्ति सुस्त हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, हमारा मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है प्रभावित हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति लगातार इसका सेवन करता है तो वह उसका आदी भी हो जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसका अगर कोई व्यक्ति ज्यादा सेवन करता है तो उसको निंद्रा भी आने लगती है, नींद आने लगती है ज्यादा मात्रा में, इसीलिए इन औषधियों को हम हिपेटिक्स भी कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि हिपेटिक्स क्या होती है, तो आपको याद रखना है कि ऐसी औषधियां जिनके सेवन से नींद आने लगती है, ऐसी औषधियों को ही हम क्या बोलते हैं, हिपेटिक्स बोलते हैं। ठीक, अब आपको इसके एग्जाम्पल लिखना है, तो आपको दो एग्जाम्पल लिखना है सामक औषधियों के, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप पहला एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, बारबीचुरेट्स। क्या लिखेंगे, पहला एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे बारबीचुरेट्स, बारबीचुरेट्स। ठीक, ये है पहला एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल आप लिखेंगे बेंजोडाइएजोपिन्स। क्या लिखेंगे आप लोग, बेंजोडाइएजोपिन्स, बेंजोडाइएजोपिन्स। ठीक, तो बेंजोडाइएजोपिन्स ये है आपके दो बिंदास एग्जाम्पल किसके, सामक औषधियों के। तो सामक औषधियां आपको समझ में आ गई कि क्या होती हैं, उनके दो एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, बारबीचुरेट्स और बेंजोडाइएजोपिन्स। ये दोनों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए, तो इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा है स्पाइरुलिना का आर्थिक महत्व लिखना है, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस लिखना है आपको स्पाइरुलिना का। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्पाइरुलिना होता है ये एक्चुअल में होता क्या है। तो स्पाइरुलिना आपको याद रखना, ये होता है BGA, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होता है, ये होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब क्या है, नील हरित शैवाल। क्या होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब नील हरित शैवाल, या जिसको आप क्या कह सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप लोग, साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं। यानी आपका जो स्पाइरुलिना होता है ये एक साइनोबैक्टीरिया होता है, या आप कह सकते हैं नील हरित शैवाल होती है। तो सिंपल सी बात है, ये शैवाल है तो इसके कई सारे यूज होंगे, क्योंकि शैवालों के अंदर क्षमता होती है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्लोरोफिल इनके अंदर उपस्थित होता है, ये अपना भोजन स्वयं निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्पाइरुलिना के क्या क्या इंपोर्टेंस होते हैं, इंपोर्टेंस यहाँ पे समझते हैं। पहला इंपोर्टेंस क्या है, आप देखेंगे कि इनकी जो उत्पादन दर होती है वो बहुत तीव्र होती है, कम समय में ज्यादा मात्रा में स्पाइरुलिना को हम प्राप्त कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि ज्यादा मात्रा पे प्रोटीन जो है उत्पन्न करती है। स्पाइरुलिना के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। ठीक, तो स्पाइरुलिना का पहला इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस क्या हो गया कि ज्यादा मात्रा में इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं हम, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है, यानी हमारे लिए यह एक प्रोटीन का भी एक अच्छा सोर्स या स्रोत होता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यह बहुत ही कम समय में औद्योगिक स्तर पर उगाया जा सकता है। मतलब इसको हम इंडस्ट्रियल फील्ड में भी बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको हम उगा सकते हैं। ठीक, तो इसका जो ग्रो होता है बहुत फास्ट होता है और किसी भी औद्योगिक स्तर पर इसको हम आसानी से उगा सकते हैं। दूसरा फायदा तो यह है कि हम इसको आसानी से उगा सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है इसका, देखिए कि आप देखेंगे कि जो आलू संसाधन यंत्र होते हैं, इसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों पर भी इनको हम उगा सकते हैं, घास फूसों के ऊपर भी इनको उगा सकते हैं, कुछ खरपतवार होते हैं उनके ऊपर भी आप देखेंगे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो स्पाइरुलिना है इसको उगा सकते हैं। इसके अलावा जो पशुओं की खाद होती है इस पे भी आप देखेंगे कि ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि स्पाइरुलिना जो है उग सकती है। यहां तक कि जो वहित मल होता है उनमें भी आसानी से हम उगा सकते हैं, किसको, हम उगा सकते हैं स्पाइरुलिना को। लेकिन वहित मल में हम नहीं उगाएंगे, हम उगाएंगे अच्छी जगहों में, क्योंकि हमको अच्छी जगह के स्पाइरुलिना का आनंद लेना है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको समझना है कि स्पाइरुलिना क्या होती है। तो स्पाइरुलिना क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी कि नील हरित शैवाल होती है, जिसको कि हम साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी कुल मिलाकर के स्पाइरुलिना क्या है, एक हमारा नील हरित शैवाल यानी एल्गी होता है। ठीक, तो इसका आपको याद रखना है, कई सारे इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस होते हैं, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का उत्पादन करता है। इसके अलावा कम समय में इसको हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि इसको हम कई अलग अलग जगहों पे आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। तो ये इसके इंपोर्टेंस है जो कि आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां पे लगभग हमने आपको 10 से 11 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जो कि 2 अंकों वाले काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर आप पूरे के पूरे बायोलॉजी का नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा
96 85 29 91 49 पे। तो आप आसानी से नोट्स ले सकते हैं, मात्र 100 रुपए में बायोलॉजी का नोट्स आप लोग ले सकते हैं। और पूरा का पूरा जो नोट्स आप लिखेंगे उसमें हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त आपके पढ़ सके। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।